दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और आज एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले कई दिनों से दुनिया भर की मीडिया में बांग्लादेश में हो रही घटनाएं चर्चा में हैं। ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक भी है क्योंकि इस देश में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित है। पिछले 1.5 दशक से अर्थात 2009 से वहाँ की सत्ता पर आसीन अवामी लीग की सरकार का पतन इस तरह से होगा, सच में कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब सच यही है कि वहाँ जिस तेजी से घटनाक्रम हुआ उससे शेख हसीना के लिए प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं था। अब बांग्लादेश एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। पिछले समय जो कुछ भी हुआ वहाँ पर बांग्लादेश में वो एक मुश्किल भरा अतीत है और एक नई सुबह इस देश में हो चुकी है, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि एक स्थिर और सुदृढ़ सरकार बांग्लादेश में बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ उस देश के लिए बल्कि अपने पड़ोस के जो देश हैं उनके हित में भी यही बात सही है। भले ही बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल रही हो, पर इस बीच वहाँ से एक बड़ी सकारात्मक खबर भी आई है। बीते कई साल से मुश्किल से गुजर रही वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए इस बीच अच्छी खबर आई कि पिछले सोमवार को चटगांव स्टॉक एक्सचेंज में 3.77 की वृद्धि अंकित की गई है। लेकिन वहाँ के जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक स्थिरता बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश के हालात कैसे बने, और उससे पहले ये जानेंगे कि बांग्लादेश कैसे बना, कैसे बीते कई दशकों में इस नवोदित देश ने अपना राजनीतिक और आर्थिक सफ़र तय किया है। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत बांग्लादेश संबंध कैसे रहे हैं और मौजूदा घटनाएं इन दोनों देशों के संबंधों को किस हद तक प्रभावित करेंगी। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत बांग्लादेश के एक संक्षिप्त परिचय से करते हैं। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि हैं। वो कहते हैं, आमार सोनार बांग्ला अमी तोमाई वोलोवाशी, मेरे स्वर्ण के बंगाल मुझे तुमसे प्रेम है। माई बंगाल ऑफ गोल्ड आई लव यू। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बांग्लादेश दक्षिण एशिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर में थोड़ी दूर पर महान हिमालय है, तो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी इसकी समुद्री सीमा निर्धारित करती है। पश्चिमी दिशा में भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है, तो पूर्व की ओर इसकी सीमाएं भारतीय राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा के अलावा म्यांमार से भी मिलती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। मेघना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। गंगा को इस देश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 के जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या 150 मिलियन है। यहाँ की कुल जनसंख्या में 86.6% मुस्लिम मतावलंबी हैं, जबकि हिंदू दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जो कुल आबादी का 12.1% है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। यहाँ बांग्ला भाषा बोली जाती है। आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश की सीमा रेखा 4,246 किलोमीटर लंबी है। इसमें से वो भारत के साथ 4,246 किलोमीटर
की जो लंबाई है कुल बॉर्डर की, तो लगभग 4000 किलोमीटर वो भारत के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और 193 किलोमीटर जो सीमा रेखा है बांग्लादेश वो म्यांमार के साथ साझा करता है। बांग्लादेश की जहाँ तक तट रेखा का सवाल है तो इसकी कुल लंबाई 580 किलोमीटर है, और 26 मार्च को यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस। तो बांग्लादेश के भूगोल के विषय में जानकर अब बात करते हैं इस देश के इतिहास की, मित्रों, जिसे हम आज बांग्लादेश के संप्रभुता संपन्न राज्य के तौर पर जानते हैं। वो कभी भारत में बंगाल राज्य का भूभाग हुआ करता था। प्राचीन भारतीय साम्राज्य जैसे कि मौर्यों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। मुस्लिम शासन के दौरान ये मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा बना। बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में यह क्षेत्र आ गया। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई के समय ही पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती गई। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इस देश की मांग और जोर पकड़े जा रही थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से की गई थी। इस प्रस्तावित राज्य में मुस्लिम बहुल पंजाब और बंगाल के क्षेत्र भी शामिल होने थे। अपनी किताब फ्रॉम प्रोटेस्ट टू फ्रीडम द बर्थ ऑफ बांग्लादेश अ बुक फॉर न्यू जनरेशन में मैकरम हुसैन लिखते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण 1940 के जिस लाहौर प्रस्ताव के आधार पर हुआ था उसे एक बंगाली नेता ए.के. फजलुल हक ने पेश किया था। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था 1906 में, और इसे स्थानीय पूर्वी बंगाल के नेताओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त था। भले ही लाहौर प्रस्ताव को पाकिस्तान निर्माण का पहला बड़ा कदम माना जाता हो, पर प्रस्ताव में कहीं पर भी पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि अब तक लीग के नेताओं को ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था कि भविष्य के इस मुस्लिम राज्य का आखिर में स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा। इसमें एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि लाहौर अधिवेशन और उसके काफ़ी बाद तक भारत के अनेक मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम राष्ट्रीयता के विषय में एक राय नहीं थी। यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान हिंदू, मुस्लिम और सिख के सह अस्तित्व पर जोर दे रहे थे। वो पंजाब के विभाजन के पक्ष में कतई नहीं थे। जाहिर है पाकिस्तान का विचार इस एकता के विचार के साथ नहीं रह सकता था। हाँ, फजलुल हक का विचार ज़रूर था कि अनेक मुस्लिम राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। बाद में जिन्ना के मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से हालात काफ़ी बदल गए। जिन्ना की तकरीरों से हिंदू बहुल प्रांतों के गरीब मुस्लिम इतने प्रभावित हुए कि पाकिस्तान नाम की पृथकतावादी सोच एक व्यापक विचार में तब्दील हो गई। जिन्ना ने धर्म के नाम पर राजनीति में एक तूफान ज़रूर ला दिया था, लेकिन अगर जिन्ना के निजी जीवन पर दृष्टिपात किया जाए तो वो एक अधार्मिक व्यक्ति अधिक प्रतीत होते हैं। हुसैन अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि वो शायद ही कभी मस्जिद गए हों। इसी प्रकार से फिशर ने भी अपनी 1958 में किताब में जिन्ना को एक पाश्चात्य शैली वाला व्यक्ति कहा था। फजलुल हक जैसे नेता जिन्ना के इस उभार से परेशान थे, क्योंकि उनके क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हिंदू भी रहते थे। 1941 में नागपुर में जिन्ना ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को एक मकसद दिया है, जबकि ऐसा कहकर वो मुसलमानों की भावनाओं को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर रहे थे। वो नागपुर में पाकिस्तान का स्वप्न दिखा रहे थे, लेकिन नागपुर वो जगह थी जिसे कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना था। फिर भी मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिल चुका था, किंतु उसके पास इसके वर्तमान और भविष्य को लेकर कोई खास योजना थी ही नहीं। लीग के नेताओं में पाकिस्तान को कैसे चलाना है को लेकर बहुत बड़े भ्रम की स्थिति थी। मिडल भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग के पास वास्तव में पाकिस्तान बनाने के अलावा कोई अन्य प्लान था ही नहीं। उन्हें सिर्फ तथाकथित हिंदू वर्चस्व से मुक्ति चाहिए थी। उधर पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना की सेहत भी लगातार बिगड़ रही थी।
वो कई बार कह चुके थे कि नए राज्य पाकिस्तान में मुश्किलें होंगी, मतभेद भी होंगे। बाद में ये बातें सही भी सिद्ध हुईं। अयूब खान के समय हालात और ख़राब हो गए। अयूब को पूर्वी पाकिस्तान की बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन नहीं मिला। यहाँ के राजनीतिक दल भी इनका समर्थन नहीं कर रहे थे। हाँ, इसी बीच मौलाना भाषानी ने अयूब खान का समर्थन शुरू किया था। उनका इरादा चावन लाई की चीनी सरकार से संबंध बेहतर करना था। पूर्वी पाकिस्तान में इस बात का असंतोष था कि मौजूदा सैन्य तानाशाही में यहाँ के लोगों की स्थिति खराब हो रही थी। 1949 में स्थापित अवामी लीग को सुहारवर्दी ने सत्ताधारी मुस्लिम लीग की पश्चिमी पाकिस्तान परस्त नीतियों का मुकाबला करने के लिए ज्वाइन किया था। सुहारवर्दी एक सेंट्रिस्ट या मध्यमार्गी नेता के तौर पर उभरे थे। सुहारवर्दी के बाद शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में अवामी लीग की जिम्मेदारी आ गई थी। वो लोकतांत्रिक सुधार और पूर्वी पाकिस्तान की उचित भागीदारी पर जोर दे रहे थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की अगर बात की जाए तो इस संघर्ष में भी पूर्वी पाकिस्तान में इस बात की मांग जोर पकड़ रही थी कि इस भाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसे अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को ही मिलनी चाहिए। शेख मुजीब ने इसी पृष्ठभूमि में एक 6 सूत्रीय मांग भी पेश की थी। सुहारवर्दी और फैजलुल हक अब जिंदा नहीं थे। मौलाना अब्दुल हामिद खान भाषानी या मौलाना भाषानी पूर्वी पाकिस्तान के एक लोकप्रिय धार्मिक नेता थे। विभाजन से पहले वो असम में सक्रिय थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने बंगाली अस्मिता पर जोर दिया। वो अवामी लीग के सबसे पहले अध्यक्ष भी बने। ऐसे में शेख मुजीब पूरी शिद्दत से अयूब के खिलाफ खड़े हो चुके थे। अयूब खान के सैन्य शासन के खिलाफ छात्रों में रोष था, खासतौर पर शिक्षा सुधार को लेकर। छात्र सैन्य शासक का विरोध कर रहे थे। बदले में सेना ने इन छात्रों का दमन करना शुरू किया। स्थानीय पुलिस और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बेहद क्रूरता से इस दमन में शामिल हुए। भीषण अत्याचार हुए निर्दोष छात्रों के खिलाफ। लेकिन इस पर छात्रों और अन्य लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। आइए बात करते हैं उन कारणों की जो बांग्लादेश निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इस पृष्ठभूमि को जानने के बाद बांग्लादेश को पहले अंग्रेजों के जमाने में और फिर पाकिस्तान की अधीनता में घोर शोषण और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। विभाजन के पश्चात पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी पाकिस्तान में इस देश की कुल जनसंख्या का 56% रहता था। ये लोग बंगला भाषा बोलते थे। विलियम वॉन चिंडाल अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद उत्तर भारतीय लोगों का इस देश पर वर्चस्व स्थापित हो गया। हालांकि इनकी संख्या कम थी। उर्दू भाषी इन मुसलमानों की संख्या कुल जनसंख्या का बमुश्किल 3% थी। हालांकि बंगाली बोलने वालों की संख्या अधिक थी। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की संख्या भले ही कम हो, पर उनका इस देश की संस्कृति आदि पर प्रभुत्व स्थापित करने की बड़ी इच्छा थी। वहीं दूसरी ओर पश्चिम पंजाब के मुसलमानों का यहां आर्थिक और सैन्य वर्चस्व था। शिंडाल आगे कहते हैं कि बांग्लादेश को लेकर पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वाग्रह थे, प्रेजुडिसेस थे। वे इसे हिंदुओं की भाषा कहते थे। इस प्रकार से भाषा विवाद पूर्वी और पश्चिमी के मध्य विवाद का सबसे प्रमुख कारण था। बांग्ला भाषा के प्रयोग पर पाकिस्तानी नेता सहमत नहीं थे। उनके मत में उर्दू मुसलमानों की भाषा है, इसीलिए इसका प्रयोग होना चाहिए, न कि बांग्ला भाषा का। यहां तक कि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भी यही मानते थे कि उर्दू ही मुसलमानों की सही तरीके से नुमाइंदगी करने वाली भाषा है। भाषा विवाद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के दौरे पर गए, तो उन्होंने भी इसी सोच को पूरी दृढ़ता के साथ दोहराया कि उर्दू ही पाकिस्तान की राजकीय भाषा है। अगर बंगालियों से कोई अन्य भाषा के लिए ऐसा कहता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का शत्रु है। नीलेश बोस अपनी किताब रिकास्टिंग द रीजन में इसी बात का जिक्र करते हैं। बोस कहते हैं कि अनेक बंगालियों ने बांग्ला भाषा के सवाल को लेकर जिन्ना से बात की।
पर जिन्ना ने उनकी एक ना सुनी। अनम जकारिया अपनी पुस्तक 1971 अ पीपल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया अर्थात 1971 अ पीपल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया में सांस्कृतिक वर्चस्व का भी उल्लेख करती हैं। ये पाकिस्तानी लेखिका कहती है कि पाकिस्तान के इस भाग के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। ये माना जाता था कि इनकी संस्कृति हिंदू है। बिना इसका निराकरण किए अर्थात शुद्धिकरण किए पाकिस्तान अधूरा ही रहेगा। ऐसे ही मिलते जुलते विचार तथागत रॉय की पुस्तक माई पीपल अपरूटेड द एक्सोडस ऑफ हिंदूज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में मिलते हैं। पाकिस्तानी लेखक और पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट सफदर महमूद की किताब है और उस किताब में जो उसका जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है, पाकिस्तान क्यों टूटा है, इसमें वो प्रांतीयवाद और वामपंथ को बांग्लादेश निर्माण के लिए जिम्मेदार मानते हैं। महमूद के अनुसार बांग्लादेशी दल अवामी लीग कभी भी एक दल था ही नहीं, बल्कि वो इसे एक दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अनम जकारिया पश्चिमी पाकिस्तान के सांस्कृतिक वर्चस्व को बांग्लादेश निर्माण के लिए जिम्मेदार मानती हैं। बांग्लादेश के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग निम्न स्तर का समझते थे। उनके अनुसार बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा न होकर भारत जैसा है। यहाँ की संस्कृति में भारत का अत्यधिक प्रभाव है। बांग्लादेश के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक अन्याय हुआ। उन्हें पाकिस्तान के साथ मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से उनके स्थानीय हितों को चोट पहुंचाई गई। उनके साथ संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा भी नहीं किया गया, जबकि उनसे अपेक्षा की गई कि वे उन मूल्यों को आत्मसात करें जो पश्चिमी पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा एक भौगोलिक कारण भी मौजूद था। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दूरी बढ़ाने के लिए पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के इलाकों के मध्य 1000 मील से भी अधिक का फासला था। अधिकांश धन पश्चिमी पाकिस्तान में खर्च होता था, भले ही वो पूर्वी पाकिस्तान का हो। पूर्वी पाकिस्तान की अनदेखी होती थी। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि सेना पर बजट का एक बड़ा भाग खर्च होता था। शेख मुजीब भी कहते थे कि उनकी राय में सैन्य बजट में कटौती करके धन को आर्थिक विकास में व्यय किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी, पर संसाधनों पर अधिकार पश्चिम का अधिक था। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रयास किए, उसका गठन पूर्वी पाकिस्तान में साल 1906 में हुआ था। इसके अलावा अयूब खान की तानाशाही प्रवृत्तियों ने पाकिस्तान के दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी और बढ़ा दी थी। भावनात्मक रूप से तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान सैन्य क्षमता का अधिकतर उपयोग पश्चिम को केंद्रित करते हुए करता था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य सुविधाओं का काफी अभाव था। शेख मुजीब की प्रासंगिक मांगों की उपेक्षा की गई। वो प्रांतीय स्वायत्तता और बंगाली अस्मिता की रक्षा के पक्षधर थे। वो न्याय और समानता का व्यवहार चाहते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वो उर्दू के खिलाफ नहीं थे, पर वो बांग्ला भाषा को उसका उचित सम्मान देना चाहते थे। उनकी नजरों में पूर्वी पाकिस्तान का विकास तभी संभव था जब उसे यथोचित महत्व प्रदान किया जाएगा। लेकिन जब ये बातें पाकिस्तान की हुकूमत तक पहुंची, तो शेख मुजीब के सुझावों पर विचार करने के स्थान पर उल्टा उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उन पर 1968 के अगरतला षड्यंत्र के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें कहा गया कि वे भारत समर्थक हैं और उसके एजेंट हैं। मुजीब पर आरोप लगा कि वो पूर्वी पाकिस्तान को पृथकतावादी आग में झोंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु यह शेख मुजीब को संकट में डालने के स्थान पर उल्टा उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाने वाला कदम था। लोग उन्हें बंगबंधु कहते थे। पूर्वी पाकिस्तान में उनके प्रति जबरदस्त उत्साह था। उनके समर्थन में कुछ लोग जो थे वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पीड़ित और शोषित पूर्वी पाकिस्तान की जनता को शेख मुजीबुर रहमान के रूप में एक ऐसा नेता मिला था जो उनके कष्टों को कम करने के साथ साथ उनकी अस्मिता, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करने को तैयार था।
जब पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ने लगा तो उसे दबाने के लिए सेना ने हर तरह की क्रूरता की। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना के व्यापक नरसंहार में तकरीबन 30 लाख लोग मारे गए और आखिर में बांग्लादेश के तौर पर एक नए देश का जन्म 16 दिसंबर 1971 में तब हुआ जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ। नए बांग्लादेश का जन्म जरूर हो चुका था एक देश के तौर पर, एक संप्रभुता संपन्न राज्य के तौर पर, लेकिन इस देश की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और सबसे मुश्किल जो चुनौती थी, सबसे जो कठिन चुनौती थी बांग्लादेश के समक्ष, वो थी आर्थिक प्रगति की। आर्थिक मुश्किलें थीं कि कैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के पीछे वैसे तो अनेक राजनीतिक कारण थे, पर यह कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके पीछे अनेक आर्थिक कारण भी मौजूद थे। यह भूभाग गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार था। इस दुर्दशा से निपटने के लिए आज़ादी के बाद शेख मुजीब ने नूरुल इस्लाम जैसे विशेषज्ञ को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी थी कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। विश्व बैंक ने उस समय एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी ईस्ट पाकिस्तान की बेहद कमज़ोर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया था कि कैसे वहाँ कर्ज से दबे किसान अपना जीवन यापन बेहद कम संसाधनों में करने को विवश थे। इस समय यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि बांग्लादेश ने भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान पहले कहते थे, किंतु आर्थिक रूप से उसे स्थापित होने में सदियां लग जाएंगी। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी का युद्ध जीतने वाले इस देश के सामने एक और जंग सामने थी। यह था घोर विपन्नता, जो वहां के हालात और खराब किए हुए थी। आर्थिक विकास की संरचना कैसी हो, यह सवाल तत्कालीन नेतृत्व के सामने खड़ा था। शीत युद्ध का दौर था, इसलिए एक नव स्वतंत्र देश बांग्लादेश कैसे इसके प्रभाव से बचता। उदाहरण के लिए आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जूट का निर्यात बंद कर दिया था, लेकिन क्यूबा के रूप में उसे नया बाजार भी मिल गया था। लेकिन शीत युद्ध के चलते क्यूबा सोवियत संघ के प्रभाव में था और सोवियत संघ अमेरिका के बीच जो है तनावपूर्ण संबंध थे, मुश्किल संबंध थे और पूरी दुनिया जो है इन दोनों के टकराव से परेशान थी। ऐसे में अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बांग्लादेश सोवियत संघ के प्रति सहानुभूति रखने वाले क्यूबा को जूट का निर्यात करे, और इस दबाव के चलते आखिर में बांग्लादेश ने क्यूबा को जूट का निर्यात बंद कर दिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या पूंजीवादी, इसे लेकर बांग्लादेश के तत्कालीन नेतृत्व में एक भ्रम की स्थिति थी। हालांकि शुरुआती समय में सोवियत संघ ने सहायता दी थी, पर पूंजीवादी खेमा भी चाहता था कि वो बांग्लादेश में अपने अनुकूल आर्थिक वातावरण बनाए। अमेरिका का भी इस देश पर दबाव था। अमेरिका तो वही भाषा प्रयोग कर रहा था जो कई बार पाकिस्तान ने की थी। बांग्लादेश में जो बड़े उद्योग धंधे थे, उन पर पाकिस्तानी पूंजीपतियों का स्वामित्व था। एक तरह से पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश के संसाधनों का व्यापक दोहन किया था और यहाँ का काफ़ी धन पाकिस्तान भेजा था। जब पाकिस्तानी बांग्लादेश छोड़कर भागे तो वे अधिक से अधिक पैसा अपने साथ ले गए। कहते हैं कि ढाका के केंद्रीय बैंक में इस समय लगभग $20 थे। इन परिस्थितियों में भारत समेत अनेक देशों ने, खासतौर पर स्कैंडिनेवियन देशों ने बांग्लादेश की आर्थिक सहायता की। इसी बीच बांग्लादेश ने अपनी मुद्रा टका का भी शुभारंभ किया था बांग्लादेश ने। लेकिन इस मुश्किल भरे अतीत से बांग्लादेश तेजी से भी उभरा। उसकी आर्थिक प्रगति अनेक लोगों को आश्चर्य में भी डालती है। वो न केवल आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा, बल्कि उसने जीडीपी के मामले में कहते हैं कि भारत तक को पीछे छोड़ दिया था और ये दक्षिण एशिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बन गया। श्री राधा दत्ता अपनी पुस्तक बांग्लादेश ऑन अ न्यू जर्नी में लिखते हैं कि अपनी आज़ादी के बाद कठिन हालातों से जूझते हुए यह देश तेजी से तरक्की के रास्ते पर जा पहुंचा। आज बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति दुनिया भर के अध्येताओं के लिए एक आदर्श आर्थिक मॉडल बनकर उभरी है। दुनिया इस देश की उन्नति से प्रभावित है।
श्री राधा दत्ता अपनी पुस्तक में उन बांग्लादेशियों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने बाहर से इस देश में धन भेजा है। इस धन का इस देश की प्रगति में बहुमूल्य योगदान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहम्मद यूनुस भी इस बात को कई बार स्वीकार कर चुके हैं सार्वजनिक मंचों पर। बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति के बारे में विश्व बैंक ने उसकी प्रशंसा करते हुए एक बार कहा था कि इस देश ने उल्लेखनीय आर्थिक सफलता अर्जित की है, ये अन्य के लिए एक प्रेरणा भी है। IMF ने माना कि एक समय बांग्लादेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो है वो भारत से भी अधिक हो गया था। बांग्लादेश को इस स्तर पर पहुंचाने में शेख हसीना सरकार की बड़ी भूमिका थी। उनके प्रयासों से इस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण थीं। विदेशों में रह रहे बांग्लादेशियों द्वारा अपने देश में धन भेजना, चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर यहां का वस्त्र उद्योग और विदेशी निवेश तीसरा कारण था। लेकिन धीरे धीरे, विशेष रूप से कोरोना महामारी के पश्चात के समय, इस देश की इकोनॉमी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की नकारात्मक रेटिंग की। एक ओर बेतहाशा महंगाई बढ़ रही थी तो दूसरी ओर घटते रोजगार के अवसरों ने कठिन हालात पैदा कर दिए थे। आपको एक बात बताते चलूं कि बांग्लादेश की 70% जो जनसंख्या है वो 40 के आसपास की आयु की है। देखा जाए तो इस देश को हर साल 2.5 मिलियन नए रोजगार के अवसरों की आवश्यकता हर साल पड़ती है। डॉक्टर रशीद कहते हैं कि संसाधनों का लाभ देश के लोगों को नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्तियों को मिल रहा था, और वो तत्कालीन सरकार की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने आर्थिक प्रगति तो की, लेकिन ये प्रगति सीमित रही मुट्ठी भर लोगों तक, और रोजगार के अवसरों में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई। इतना समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं इस लेक्चर के अंतिम चरण में। पहले 2 चरणों में हमने बांग्लादेश की पृष्ठभूमि को समझा, दूसरे में हमने समझा कि बांग्लादेश का आर्थिक उभार जो है वो किस तरीके से हुआ, और अब तीसरा जो फेज है इस लेक्चर का, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत बांग्लादेश संबंध कैसे रहे हैं। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तय किया कि दोनों देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। यह 6 दिसंबर 1971 का ही दिन था जब भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। इसके कुछ दिन पश्चात ही पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। जहां तक व्यापार की बात है तो दोनों देशों के मध्य $10 बिलियन का व्यापार होता है। यह दक्षिण एशिया में सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार है जो कि भारत और बांग्लादेश इन 2 देशों के बीच है। हाल ही में बांग्लादेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उससे यह कहा जा सकता है कि यह देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर जा पहुंचा है। ताज़ा घटनाक्रम संकेत करते हैं कि यह न केवल उस देश को प्रभावित करेगा बल्कि अन्य पर भी इसका असर होगा, खासतौर पर भारत पर। भारत अपनी 4000 किलोमीटर लगभग सीमा है जो वो इस देश के साथ शेयर करता है, साझा करता है। ये भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी सरहद है। इसके अतिरिक्त भारत बांग्लादेश अनेक सांस्कृतिक मूल्य भी साझा करते हैं। 21 दिसंबर 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लेख में नव्या चंद्रवंशी लिखती हैं कि बांग्लादेश के बन जाने से द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिस पर पाकिस्तान की मांग को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास किया गया था, खत्म हो गई। वो आगे कहती हैं कि बांग्लादेश के जन्म को भारत में 3 तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा। पहले वे लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व और उनके साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को इसकी प्रमुख वजह बताया। दूसरे वे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान पर भारत की इस विजय को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना। इसके अनुसार 1962 में भारत को जो क्षति हुई थी, 1971 के इस युद्ध ने काफ़ी हद तक उसे कम करने का काम किया था। तीसरे प्रकार के वे लोग थे जो ये मानते थे कि बांग्लादेश का निर्माण भारत के उस विचार को मजबूती प्रदान करता है जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था। इस घटना ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत की अंत्येष्टि कर दी थी। एक तरह से देखा जाए तो कनक सभापति पंड्यन
अपनी पुस्तक बर्थ ऑफ बांग्लादेश आई विटनेस मेमोरीज में जिक्र करती हैं उस 1971 के साल का, जब पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो फिर इसके बाद कैसे वे 4 बैचमेट्स IIM कोलकाता से बांग्लादेश गए थे, वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। लोगों ने इन सभी को हाथों हाथ लिया था। दोनों देशों के लोगों के प्रति आपसी सद्भाव का इस पुस्तक में विशद उल्लेख किया गया है। पामर और पाकिंस अपनी पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस में जिक्र करते हैं कि एशिया में राष्ट्रवाद का उभार एक बड़ी शक्ति के साथ हुआ है। इसने इजराइल से लेकर फिलीपींस तक अनेक राज्यों को जन्म दिया है। वो कहते हैं कि एशिया में राष्ट्रवाद के उदय की परिस्थितियां यूरोप से भिन्न रही हैं। अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद का एक प्रमुख केंद्र बंगाल था। सुभाष चंद्र बोस से लेकर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने राजनीति से लेकर साहित्य तक में हम बंगाल के इस राष्ट्रवादी उद्भेदन को उपनिवेशवाद के विरुद्ध अनुभव कर सकते हैं। पाकिस्तान का निर्माण एक विकृत और अवसरवादी प्रयास था। सच पूछा जाए तो बंगाल के बिना हम राष्ट्रीय आंदोलन को अपूर्ण पाते हैं। भले ही पाकिस्तान का निर्माण किया गया हो, लेकिन बांग्लादेश का निर्माण इस बात का साक्ष्य था कि धर्मनिश्चित तौर पर किसी राष्ट्रवाद का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। जहां तक भारत बांग्लादेश के संबंधों का सवाल है, तो यह इस बात से जाहिर है कि यहाँ हाल ही में जो कुछ हुआ वो सबसे ज़्यादा भारत में महसूस किया जा रहा है। इन दो देशों के संबंधों पर नजर डालें तो इतिहास इस बात का प्रमाण है कि बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो उस समय चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ देश और दुनिया के लिए बड़ी चुनौती था। इसने दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के 2 हिस्से आपस में संघर्षरत थे, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ना तय था। ऊपर से पाकिस्तान का सैन्य शक्ति का अतिशय प्रयोग एक दमन के तौर पर वहां एक बड़े नरसंहार की रूपरेखा भी लिख रहा था। MC छागला कहते हैं कि इन विकट परिस्थितियों में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न राज्य के रूप में मान्यता देना नैतिक दृष्टि से सर्वथा उचित था। यह बिल्कुल ठीक था कि भारत मानवता के लिए अपने जो मूल्य हैं, जिस पर भारत की विदेश नीति आधारित है, शांति के लिए, मित्रता के लिए, सद्भावना के लिए बांग्लादेश के साथ खड़ी हो। बांग्लादेश बन जाने के बाद शेख मुजीब ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश एक असीम भाईचारे से जुड़ गए हैं। उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता कभी भुला नहीं सकेगा। अपने जन्म के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हो चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों ही देश पंचशील गुटनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते थे। 1971 में बांग्लादेश बना। 1972 में शेख मुजीब भारत आए और इसी साल इंदिरा गांधी बांग्लादेश की यात्रा पर गईं। 1972 में ही दोनों देशों के मध्य मित्रता संधि हुई। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य व्यापारिक और सांस्कृतिक समझौता भी हुआ। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के निर्माण के लिए करोड़ों डॉलर्स की सहायता भी दी। आप दोनों देशों के संबंधों की गहराई को इससे महसूस कर सकते हैं कि 3 जुलाई 1972 को जब भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता किया तो उसने बांग्लादेश से भी परामर्श किया था। बाद में 1974 में त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर सभी युद्धबंदी मुक्त किए गए। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या के बाद मुश्किल हालात पैदा हो गए थे। मधुरता खत्म हो गई थी और पाक परस्त नीति बांग्लादेश ने अख्तियार कर ली थी। भारत विरोध इस दौर की प्रमुख बात थी, लेकिन धीरे धीरे इस दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। 1982 के बाद इसमें सुधार होना शुरू हुआ। जनरल इरशाद ने 1982 में भारत की यात्रा की और दोनों देशों के दरमियान कई समझौते भी हुए। 1983 में तीस्ता नदी पर दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था। 1991 में जब इस देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था पटरी पर लौटी तो दोनों देशों के मध्य संबंधों में व्यापक सुधार हुआ। भले ही बेगम खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री हों, जब 1992 में खालिदा जिया ने भारत की यात्रा की तो चकमा शरणार्थियों की समस्या के समाधान की दिशा में दोनों देश आगे बढ़े। इसके बाद 1996 में शेख हसीना के प्रधानमंत्रित्व काल की बात, सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय समझौता हुआ। 2009 में जब से शेख हसीना सत्ता में थी तो दोनों देशों के दरमियान
संबंधों में आशातीत सुधार हुआ था। हाल ही में शेख हसीना चीन की यात्रा बीच में छोड़कर आई तो उन्होंने साफ किया कि तीस्ता नदी पर उनकी प्राथमिकता भारत है, न कि चीन। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच बेहद मधुर संबंध रहे। जब तक शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री रहीं, भारत और बांग्लादेश के संबंध निश्चित तौर पर बेहद मजबूत थे और ऐतिहासिक भी। भारत ने बांग्लादेश को महत्व दिया, फिर चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर बिम्स्टेक। उम्मीद की जा सकती है कि वहां हालात तेजी से सुधरेंगे और फिर से दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। एक धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक बांग्लादेश न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बात तो तय है कि बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण देश है और उसकी भूमिका दक्षिण एशिया में शांति स्थापना में, सद्भाव स्थापना में बेहद महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद अनेक ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, कठिनाई रही है, खासतौर पर अगर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखा जाए। और इन संबंधों ने दक्षिण एशिया को बहुत प्रभावित किया है, यहाँ के सामाजिक विकास को, यहाँ के सांस्कृतिक विकास को और निश्चित तौर पर यहाँ के आर्थिक विकास को। लेकिन भारत और बांग्लादेश के साथ स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार मजबूत हुआ है और अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें तो दोनों देशों के संबंधों का बुरा असर सार्क जैसे संगठन पर पड़ा। और अगर हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों को देखें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगतिशील रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत और बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध हैं वो देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा व्यापार इन्हीं दोनों देशों के बीच होता रहा है। एक बात तो तय है कि भारत और बांग्लादेश सांस्कृतिक रूप से भी बेहद नज़दीक हैं। बिम्स्टेक के एक समूह के तौर पर या भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों के सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता स्थापित होगी और फिर से वो देश तरक्की करेगा, एक स्थिर और मजबूत देश बनकर उभरेगा। वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं अपना दायित्व पूरी तरह से निभाएंगी वहाँ के लोगों के हित में और भारत और बांग्लादेश के जहाँ तक संबंध हैं वो और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति है उसके प्रति एक नए नज़रिए के निर्माण में मेरा ये जो लेक्चर है, ये जो कंटेंट्स हैं, ये बेहद मददगार साबित होंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।